अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इस्लामाबाद में कंटेनर्स लग गए, पीटीआई का जलसा हो गया, अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम सामने आ गया और फिर हुकूमत ने भी अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, जिसके बाद पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और इस हवाले से पीटीआई के एमएनए शेर अफजल मरवत को अब से थोड़ी देर कबल पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत पर असेंबली से मंजूर किए गए नए कानून के तहत जलसे के दौरान पुलिस के साथ तसादुम के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि उमर अयूब और जरताज गुल साहिबा की गिरफ्तारी के खदशात भी मौजूद हैं और ये पहला मौका नहीं है कि जब पीटीआई क़यादत को गिरफ्तारियों का सामना है। इससे कबल 9 मई के वाक़यात के बाद और 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल भी एक बड़े पैमाने पर पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां देखने में आई हैं। आज होने वाली शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से सबसे अहम सवाल ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक की इजाज़त के बगैर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से एक मेंबर कौमी असेंबली कैसे गिरफ्तार हो सकता है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद अब पीटीआई क़यादत को यह भी सोचना होगा कि आने वाले दिनों में उसके लिए मुश्किलात मज़ीद कितनी बढ़ सकती हैं और पार्टी क़यादत को अब क्या नई हिकमत अमली अपनाना होगी। कल के जलसे में वो हमें अली अमीन गंडापुर ये कहते सुनाई दे रहे थे कि अगले 15 रोज़ के दौरान अगर इमरान खान की रिहाई ना हुई तो फिर पीटीआई उनको खुद रिहा करवा लेगी। मगर अब शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की शक्ल में हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला जवाब पीटीआई को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। कंटेनर्स के बावजूद इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद तो पीटीआई ने बहरहाल कर लिया और पीटीआई ये पहला राउंड जीतने में कामयाब भी रही। मगर अब गिरफ्तारियों का नया राउंड क्या एक बार फिर पीटीआई को बैकफुट पर धकेल देगा और क्या अगले जलसे मुनक्किद करना पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली और सीनियर रहनुमा आमिर डोगर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप लोगों की पार्टी से अब गिरफ्तारियों का आगाज़ हो गया है। शेर अफजल मरवत साहब कुछ देर कबल जो हैं वो पार्लियामान से गिरफ्तार हुए हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल है सर? जी इस वक्त शदीद हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस वक्त भी पुलिस पार्लियामेंट के गेट के बाहर है और हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर है और हमारा भी मुशावरती इजलास कुछ मिनट के बाद जारी होने वाला है। मैं आपसे बात करके वहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंतज़ार है, क्योंकि मैं पार्टी का चीफ विप हूँ। तो ये इस इकदाम की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये एक ज़ालमाना जाबराना हुक्मरानी का तर्ज़ अमल है। ये अंग्रेज़ की याद हमें दिलाता है कि फ़रंगी के दौर में ऐसी होता था कि जब कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो, कोई अपनी हकूक़ की बात ना कर सके, कोई अपनी पार्टी की बात ना कर सके, कोई अपने पार्टी के नज़रिए की बात ना कर सके और जो बात करे उसको उठा लो, गिरफ़्तार कर लो और अपनी मन मर्ज़ी की कानून साजी करो और वो कानून बनाए जाएँ कि जिसमें आप अपने मुखालिफ को ज़ोद कोप करें, उसको गिरफ्तार करें। और जी अब आगे की लीडरशिप के हवाले से भी डोगर साहब खबरें आ रही हैं, पुलिस जराए भी जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं उनको ये बता रहे हैं कि आगे भी जरताज गुल और उमर अयूब साहब का भी नाम आ रहा है कि शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये कोई 9 मई पार्ट 2 आप लोगों के खिलाफ खुल गया है? नहीं, हमारे खिलाफ 9 मई खत्म करें, बस करें, खुदा का नाम माने। कल पूरा मन जलसा किया, आप फिर 9 मई पे आ गए। सर मैं वहां थी, मैं नहीं सर, मैं तो वहां थी जलसे में। मैं तो लोगों को बता के थक गई हूँ कि हुकूमत ने कोई चीज देखी है? मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां पर रास्ते था, मैंने वीडियोस लगाई नहीं है। फिर आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि उन्होंने 3 दिन पहले कानून बनाया इसलिए था कि उन्होंने जलसे की हम पर वायलेशन थोपनी है और उसके बाद हमारी गिरफ्तारियां कर दी हैं। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन एक प्लान है जिसके तहत तो 3 दिन पहले भी मैंने बताया था। वो तो कानून ही उन्होंने बना दिया। आप लोगों की पार्टी के लिए तो खास उन्होंने कानून बनाया है, वो इज्तिमाई अमनो आमा बिल जो इस्लामाबाद सिर्फ हमारे लिए बनाया। जी ऐसा ही है, ये तो हम जानते हैं, हमारे लिए बनाया, ये जानते हैं सर। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि चूंकि हुकूमत का एक प्लान है, अब ये सारी चीजों को देखते हुए ये कानून का आना, साथ वो 3 घंटे की टाइमलाइन देना कि भाई 4 बजे से 7 बजे तक ये सारा खत्म कर लो, तो ये सारा एक प्लान के तहत आप लोगों के खिलाफ हो रहा है, ये आप जी ये सारा प्लान था जी। क्योंकि जलसों में कभी ये नहीं हुआ कि वक्त मुकर्ररा पर जहाँ लाखों लोग हों ख़त्म कर दिया जाए। आज तक कभी नहीं हुआ। 75 सालों में ये पहला मुकदमा है जो किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ जलसा आम को घंटा 2 घंटा बढ़ाने पर किया गया। आपको पता है जलसा एक पूरा इवेंट होता है जो डे इवेंट होता है और टाइम उसमें लगता है, गाड़ियां आप लोगों की में जी यस उसकी मोबिलाइजेशन है, फिर जुलूस है और जब लाखों लोग आ रहे हो तो घंटा 2 घंटा ऊपर लग जाता है। कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात पड़ी है
ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम इनकी फस्तायत का और इस हुकूमती बदमाशी का, इस गुंडागर्दी का इंशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं। जिस तरह हमारा लीडर इमरान खान डटा हुआ है, हम भी डटे हुए हैं। इनके इन ओछे हथकंडों से हमारे हौसले ये हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। शुक्रिया जी। ठीक है। अच्छा डोगर साहब, ये भी बताइए कि आप चूंकि खुद भी चीफ विप हैं, पार्लियामान में आपका भी बड़ा वक्त गुजरा है, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं। ये बताइए कि इन गिरफ्तारियों के हवाले से स्पीकर साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है, उनसे परमिशन वगैरह का मामला कर लिया है? जी, कोई स्पीकर साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अभी आपकी बात खत्म होने के बाद पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग दोबारा शुरू हो रही है, जो मैंने शुरू करवानी है। ठीक है, मेरा इंतजार हो रहा है, फिर मैं वहाँ स्पीकर से बात करूंगा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ पुलिस ने क्या इजाजत ली है? ये अब जाकर हम पूछते हैं पुलिस ने। ठीक है, ये आनन फानन अभी सूरत हाल 5-10 मिनट पहले हुई है ना। मैं जाऊंगा तो सारी सूरत हाल का पता करूंगा। अभी तो पार्लियामेंट के गेट से ही इस काम शुरू हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर डोगर साहब आपका, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारे साथ आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में चीफ विप हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम रुख करते हैं पार्लियामेंट हाउस का। वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या मजीद रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं या होने जा रहे हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शिराज अहमद शिराजी साहब मौजूद हैं, जो कि 365 न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट हाउस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज। वालेकुम अस्सलाम मैडम। बहुत शुक्रिया शिराज, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ पर अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मौजूद है और पार्लियामेंट हाउस से जो भी गाड़ी आती है तो उनकी तलाशी जो है वो ली जा रही है। और ख़ास बात यह है कि जो पार्लियामेंट हाउस से गाड़ियाँ निकल रही है उनकी जो डिग्गियाँ है उनको भी तलाश किया जा रहा है। उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि जिन अरकान का नाम इस्तिगासा में दर्ज है उनको जो है यहाँ पर ढूंढा जा रहा है और डिग्गियों को भी जो है चेक किया जा रहा है। तो बाहर भी भारी नफर इस्लामाबाद पुलिस की तैनात है। अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद है, बैरिस्टर गोहर है, शाहिद खटक है, इसके अलावा दीगर जो रहनुमा है पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और वो आइंदा का जो लाएमल है वो तैयार कर रहे हैं। तो हम अब से कुछ ही देर कबल शेर अफजल मरवत जब सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद वो बाहर निकले और इस्लामाबाद पुलिस की जो तैयारियाँ थी वो तकरीबन शाम के वक्त से ही यहाँ पर जारी थी। पार्लियामेंट हाउस की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को बंद किया गया था, सिर्फ जो मारगला रोड था उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। और जैसे ही इजलास खत्म हुआ, शेर अफजल मरवत बाहर आए तो इस्लामाबाद के जो पुलिस एहलकार है उन्होंने उनको घेरे में लिया। उसके बाद उनको यहाँ से फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया और उनको थाने मुंतकिल किया गया है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है आमिर डोगर वो भी बाहर आए, उन्होंने भी मीडिया से बात की। दीगर जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने भी बात की। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि शुएब शाहीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है और इस्लामाबाद से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात भी लड़ रहे थे, उनको भी उनके दफ्तर G9 से जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। तो मजीद गिरफ्तार अभी मुतवक्किफ है। जो इस्लामाबाद पुलिस ने इस्तिगासा तैयार किया है उसमें दीगर नाम भी मौजूद है। उसमें सरताज गुल का नाम है, उसमें सरताज गुल का नाम भी है, उसमें इसके अलावा सलमा बिया ताहिर का नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है उनके नाम भी उसमें शामिल है। उमर अयूब का जो है उसमें भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा राजा बशारत का नाम जो है उसमें शामिल है। और बताया जा रहा है कि जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था, इंतजामिया ने जो टाइम बताया गया था उसको जो है वो नहीं माना गया था और उस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। इन रहनुमाओं को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा शिराज, ये बताइए कि इल्जाम इन सारे रहनुमाओं पर सिर्फ ये है कि जलसे का टाइम इन्होंने फॉलो नहीं किया या कोई और भी इल्जाम आते हैं? हाँ, देखिए, इस्तिगासा में ये कहा गया है कि न सिर्फ टाइम बल्कि पुलिस पर शेलिंग भी की गई, पुलिस पर पथराव भी किया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया है इस्तिगासा में कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और उन्होंने इंतजामिया को यकीन दहानी कराई थी कि जो एहतजाजी जलसा होगा वो पुरअमन होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने 26 नंबर चौकी के मुकाम पर पुलिस से जो है उनकी झड़प भी हुई है। तो उस को बुनियाद बनाकर और टाइम जो ज़्यादा लिया गया है उसको बुनियाद बनाकर ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। तो खैर पाकिस्तान की कौम है भाई, हम ऐसे ही हैं, हम तो लेट जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। खैर बहरहाल मैं इस मुकदमे में यहाँ पर मुद्दई नहीं बनूंगी, वो लोग कहेंगे कि खामखा मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। ये बताएं शिराज के शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी हो गई है, ये बाकी लोग जिनको गिरफ्तार करने का इरादा रखती है इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, इन सारी गिरफ्तारियों के हवाले से अयाज सादिक साहब जो कि स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उनसे इजाज़त ली गई है पुलिस की तरफ से, इसके बारे में कोई इतलात हैं आपके पास?
देखिए इंतहाई अहम सवाल है ये। अभी तक इस हवाले से हमने सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी बात की। उनका भी ये कहना है कि वो स्पीकर से राब्ते में है, लेकिन अभी तक इतलात ये है कि उनसे परमिशन नहीं ली गई। और ये बताया जा रहा है, जो सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि एक पार्लियामेंटेरियन को पार्लियामेंट के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। तो आज हमने तारीख जो है वो यहाँ पर एक तारीखी लम्हात कि एक MNA को पार्लियामेंट के गेट से यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कुछ ना कर सके, ना ही उनसे परमिशन ली गई है। ये यहाँ पर जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी हमने कंफर्म किया है। तो परमिशन के बगैर, चूँकि FIR भी दर्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो इस्तिगासा है वो बना लिया गया था और उस पर ही कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो आपने भी इससे कबल भी इस तरह के वाक़यात जो है वो देखे होंगे और आज ही हुई अनोखा वाक़या हमारे सामने आया है। ठीक है, अनोखा वाक़या था। शिराज, ये बताएं फाइनली कि अब PTI की जो लीडरशिप अंदर मौजूद है पार्लियामेंट में, उनका क्या इरादा, आपको क्या खबरें मिल रही हैं? क्या उन्होंने घर जाना है या रात इधर ही गुजारनी है? जिस तरह एक मरतबा फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे और वो निकल नहीं रहे थे बाहर, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मामलात बन रहे थे, वो वाला वाक़या मुझे याद आ गया ये सवाल आपसे करते हुए। लेकिन आपकी क्या इतलात हैं, PTI लीडरशिप घर जाएगी या रात इधर ही रहने का प्लान है? मुख्तसरन शिफा, देखिए जो 3 नाम सामने आए थे, 3 नाम ये थे कि उसमें 3 नाम थे, उनमें से एक की तो गिरफ्तारी हो गई। उमर अयूब और जरताज, उनकी तलाशी जो है वो जारी थी कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बाहर करी थी, तो बताया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद ही नहीं। जाहिर बात है, पार्लियामेंट के मुख्तलिफ गेट है वो किसी और गेट से बाहर निकल गए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खुद अंदर मौजूद है, उसके अलावा दीगर रहनुमा मौजूद है, वो आइंदा का जो अमल है वो बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आमिर डोगर ने यहाँ पर खास बात की कि कल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे और इस जुल्म के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दी है आमिर डोगर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब। शुक्रिया अदा करेंगे शिराज अहमद शिराजी साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे 365 के नुमाइंदे और पार्लियामेंट हाउस के बाहर से हमें अपडेट कर रहे थे कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक वक्फे की तरफ मुझे बढ़ना है। वक्फे के बाद जब वापस आऊंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल जानेंगे, जो मुमकिन कानून साजी जुडिशल पैकेज के ऊपर होने जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी उसके हवाले से ऑन बोर्ड है? क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी इन गिरफ्तारियों के हवाले से? वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत और उसके इत्तेहादी इशाइये दे रहे हैं। इशाइये क्यों दे रहे हैं नाजरीन? आपको याद होगा पाकिस्तान में जुडिशल पैकेज की गूंज जो है वो बड़े अरसे से चल रही है और उस पर बड़ी बाज़गश्त हो रही है। जुडिशल पैकेज हुकूमत लाना चाह रही है ज़राए के मुताबिक, और मुमकिन तौर पर उस पैकेज से होगा ये कि सबसे बड़ा जो उसमें काम होने वाला है वो ये है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी हो जाएगी। उसके लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने हैं। हुकूमत को नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट यानी कि उनकी हिमायत दरकार है। और मौलाना फजलुर रहमान को इन इशाइयों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी दावत दी है कि अपने लोगों के साथ आप खुसूसी तौर पर हमारा इशाइया जो है वो अटेंड करें। अब देखना यह है कि मौलाना का पलड़ा जो है वो, मौलाना का वज़न किस पलड़े में जाकर गिरता है। या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाता हुआ नजर आएगा या हमें नजर आएगा कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत और इत्तेहादियों की तरफ जो है वो जाकर मिल गए हैं। लेकिन मुझे खुद बजाते तौर पर अगर मैं देखूँ तो मुझे तो लगता है कि मौलाना साहब हुकूमत की तरफ जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती हुई नजर आती है, कैसे डेवलप होती है। उस जुडिशल पैकेज के लिए मौलाना साहब के पास वो नंबर्स मौजूद हैं कि जो हुकूमत के लिए ये सारा मामला आसान कर देंगे। अब ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये क्या माजरा है? एक ही दिन में वज़ीर आज़म और सदर साहब दोनों के इशाइये हैं, बड़े ख़ास इशाइये मालूम हो रहे हैं और JUI को खुसूसी दावतें हैं दोनों की तरफ से। शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग्स होती हैं और अल्टीमेटली उन मीटिंग्स के बाद डिनर्स भी जो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स होते हैं वो देते हैं। और जैसे जो ख़बरें मीडिया पे चल रही हैं कि शायद कोई लेजिस्लेशन के हवाले से, तो ज़ाहिर है फिर अगर कोई लेजिस्लेशन करनी है तो फिर मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया जाना होता है, फिर उस लेजिस्लेशन के कंटेंट्स को डिस्कस करना होता है, फिर जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे फिर ओपिनियन भी ली जाती है। मतलब इस किस्म की ख़बरें आप पेपर्स में भी थी और मुझे एन का तो नहीं पता, लेकिन जो इन्विटेशन आप JUI को कह रही हैं, मेरा ख्याल है मेरी पार्टी ने तो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई है और जो प्राइम मिनिस्टर ने है मेरा ख्याल है उन्होंने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स को बुलाया हुआ है। तो इट्स अ डिफरेंस यू नो मेंबर ऑफ आप यू आर राइट, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है JUI को। बिल्कुल, तो हमारी तो एक्सक्लूसिवली अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी
की मीटिंग और उस पर रिसेप्शन है या डिनर है, वो जो मेंबर्स ऑफ द उसका नेशनल कोई खास एजेंडा है सर मेंबर्स नेशनल People's असेंबली Party के की या जो meeting सेनेट के हैं वही मौजूद हैं उस पर। कि ये जो अब पार्लियामान के बाहर से लोगों को या एमएनएज को गिरफ्तार करने का सिलसिला है, ये आप लोगों के इल्म में था? ये सिलसिला कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत है या ये कोई और उनका केस है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुए होंगे आपके मुताबिक? मेरा ख्याल है अभी तो उसकी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनके खिलाफ केस है तो फिर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, उसने वो अपने कानूनी तरीका अख्तियार किया होगा और उस पर उन्होंने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उनसे सरजद किया है, तो फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। सेकेंडली जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंटीमेशन टू दी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट कि अगर किसी मेंबर को वो अरेस्ट करते हैं और किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करते हैं तो उन्होंने स्पीकर को या चेयरमैन को इंटीमेट करना होता है। ये बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है कि जी वो परमिशन लें। एज सच अंडर द रूल्स कोई परमिशन वाली बात नहीं है, इंटीमेशन वाली बात है। अब मुझे इल्म नहीं कि कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है जो काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है, तो पुलिस ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। 8 सितंबर का जलसा तो नहीं आपको लगता कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया पीटीआई की तरफ से? देखिए पीटीआई की तरफ से अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो उनका एग्रीमेंट था उसकी वो ब्रीच की उन्होंने, और वो कल जो अच्छा पुलिस के जो हेड है इस्लामाबाद का उसकी स्टेटमेंट भी चल रही थी। बहरहाल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे तो मेरा नहीं ख्याल कोई और को केसेस ना हो, या अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून तो फिर अपना टेक्स इट्स कोर्स तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस ऑफेंस में उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, वो ब्रीच की आप बात करें बारे में मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या ब्रीच आपके मुताबिक उन्होंने किया है कल जलसे में? जो अलेज किया जा रहा था कि एक उनका एक एग्रीमेंट था, एक रूट तय था और उस रूट को वायलेट किया। लेकिन एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कल हम इस्लामाबाद के जो मकीन हैं हम अपने घरों में ब्लॉक थे और हमें समझ नहीं आती कि जलसा ये करें और ये अब 25 लाख की आबादी हो गई इस्लामाबाद की, एवरीबडी इज़ अफेक्टेड बाय दैट। तो इस पर कोई रास्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, और बिलखुसूस जब ये पीटीआई वाले जलसा करते हैं, जब जहाँ हंगामे का शोर-ओ-गुल होता है या हंगामे को रोकने के लिए पेशबंदी लेकिन सर ये होती तो है। बड़ा दूर था, 25-30 किलोमीटर दूर था संजानी जहाँ पर हो रहा है। शहर तो पता नहीं क्यों ही बंद किया हुआ था, समझ में नहीं आई वैसे लोगों को कि हमारी लाइफ क्यों वो ये डिस्टर्ब था हुई ना यहाँ पर कि इस्लामाबाद पिंडी वालों की। उनको ये खतरा था कि जलसे के इन पे एतबार भी कोई नहीं ना, एतबार कोई नहीं कि ये एक इनका मौक़िफ़ रहता है, उस मौक़िफ़ से यू टर्न लेने के ये बादशाह हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो एहतियातन इंतज़ामिया ने कि कहीं वो इधर आके चल पड़ें इस्लामाबाद की जानिब, फिर धरने की तरफ चले। आपको याद होगा कि 2014 में इन्होंने क्या किया था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दे दी तो फिर आके इन्होंने धरना डाल दिया अपारा के पास, फिर अल्टीमेटली इन्होंने पार्लियामेंट के सामने धरना डाल दिया। तो इन पे एतबार भी कोई नहीं है कि जो कमिटमेंट करते हैं उसको ऑनर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, या उस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी ये करेंगे। तो उसको रेड जोन का एरिया या बाकी लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अनरेस्ट हो जाती है, इवन कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। तो अब मुझे नहीं इल्म के कल के हवाले से मरवत साहब को अरेस्ट किया गया, क्योंकि सिर्फ मरवत ऑल अलोन तो नहीं थे। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है बुखारी साहब कि जब पार्लियामेंट्री लीडर्स को, जिस तरह से आपने कहा ना कि इंटीमेट करना होता है स्पीकर ऑफ द हाउस को कि भाई इस तरह हम आपके एमएनए को गिरफ्तार कर रहे हैं या परमिशन सीक करनी होती है आजकल के रूल्स के मुताबिक, तो पीपल्स पार्टी क्या इस तरह की गिरफ्तारियों को सपोर्ट करती है जो बाहर देखिए जी, पार्लियामान पीपल्स के बाहर पार्टी से? हर उस गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके को अपोज करती है। अगर कानून के दायरे में रह के कोई अमल किया हो तो ठीक है, वो कानून उसकी इजाज़त देता है। अगर कानून को वायलेट किया हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया हो, इलीगल एक्ट या अनलॉफुल एक्ट के ज़रिए किसी को अरेस्ट किया हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा ये बताइए बुखारी साहब, अब वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि जरदारी साहब का क्या प्लान है, पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है? क्या मौलाना साहब को जो बंदूक दी थी जरदारी साहब ने, वो अपना कमाल दिखा गई है? मौलाना साहब को वो कर लिया आप लोगों ने कि भाई आप हमारी तरफ आ जाएं और इस लेजिस्लेशन पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? देखें जी, वो तो जरदारी साहब के एक बड़े पर्सनल रिलेशंस हैं मौलाना साहब के साथ,
और मैं विटनेस भी हूँ उसका। मतलब कई मरतबा मैं भी मीटिंग्स में शरीक हुआ, जो प्रेसिडेंट साहब साथ लेके मुझे भी बतौर सेक्रेटरी जनरल गए उनके पास, या मौलाना आए तो हमारी मीटिंग्स होती रही हैं। तो सियासी तौर पे कभी हम एक पेज पे रहे, कभी हम इख्तलाफात भी होते रहे, बल्कि हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ते रहे। हमारा मौजूदा गवर्नर जो फैसल कुंडी है वो मौलाना के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा, कभी मौलाना से हारता है, कभी मौलाना से जीतता है, लेकिन एक सोशल रिलेशंस तो रहते हैं। और वो सोशल रिलेशंस में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बंदूक कई औरों को भी तोहफे दिए हुए हैं उन्होंने। अब यहाँ पर वो सोशल रिलेशन वोट्स में ऐवान के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा? ये तो डिपेंड करता है ना आप कि किस किस्म की लेजिस्लेशन हो रही है उस पर। मौलाना साहब को अभी तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मदऊ किया, अब पता नहीं मौलाना साहब वहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं या सब्सिक्वेंटली मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उसके कंटेंट्स को देखेंगे। तो ब्लाइंडली तो कोई भी एग्री और डिसएग्री तो नहीं करता जब तक उसके कंटेंट्स ना देखे, उसका ऑब्जेक्ट ना देखे, उसकी रीजनिंग ना देखे। ठीक है। अच्छा, अब आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का भी बड़ा अहम बयान एक सामने आया। उन्होंने तरदीद की, बेसिकली वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन करती है कि जिससे जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी होती है, तो मुझे कम अज़ कम एक्सटेंशन नहीं चाहिए, यह हुकूमत अपने तौर पर यह मामला करेगी। तो क्या वाकई ऐसा ही है? क्योंकि अगर आप लोग लेजिस्लेशन ये वाली करेंगे तो फिर अल्टीमेटली ये काजी फायज़ ईसा साहब पर भी तो अप्लाई हो जाएगी ना, वो ही इज़ द चीफ जस्टिस। देखिए, इट इज़ प्रीमेच्योर टू डिस्कस। जब तक ये बिल गवर्नमेंट जो है वो टेबल नहीं करती तो मीडिया सारी प्रिजम्पटिव गुफ्तगू कर रहा है, आपकी सारी गुफ्तगू भी प्रिजम्पटिव है। जब तक बिल टेबल नहीं होता, बिल की सूरत हाल सामने नहीं आती, उसकी शक्ल और सूरत नहीं देखी जाती, तब तक आप क्या कमेंट करें? आप तो खला में बात कर रही हैं और इवन बाकी मीडिया भी खला में बात कर रहा है। किसी के पास कोई कंक्रीट सबूत है कि कौन सी लेजिस्लेशन आ रही है? क्या सराइयों पे चल पड़ता है मीडिया? लेट द बिल कम, फिर उसको डिस्कस करें। अगर ये कयास आराई सच हो गई फिर क्या होगा? फिर तो मीडिया की खबर नहीं, साबित हुई। लेट द बिल कम फर्स्ट, देन डिस्कस इट। ठीक है, उसके कंटेंट्स पता है आपको क्या कंटेंट्स हैं? जी जी, कंप्लीट कर लें सर, मैं सुन रही हूँ। नहीं, आपको तो कोई कंटेंट्स नहीं पता उस बिल के। मुझे क्या नहीं पता? सॉरी, कि बिल जो लाएंगे उसकी क्या प्रोविजंस हैं? डू यू नो दोस्त? सर वो तो प्रोविजंस जब अभी डिस्कस नहीं हुई ना, तो वो फिर तो आप होंगी तो फिर ही हमें फिर पता फिर चलेगा। आप लेकिन क्या खबरों में सराइयों ये पे क्यों है, डिस्कशन करती है, डिबेट करती है? मैं नहीं करती सर, पूरा मीडिया ही कर रहा है। मीडिया भी और गलत आप कर रहा है आखिर ना। में- अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज का वजूद ठीक है। सामने नहीं आया, एक 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 अगर- बिल की कंटेंट्स आपको नहीं पता, अब यू स्टार्ट डिस्कसिंग इट माजरत के साथ। सर खबर पे चलना है ना माजरत हमारा के काम। साथ, माजरत के साथ। मैं थोड़ा सा आई एम बिट हार्श, लेकिन मैं अब्रप्टली मैंने कोई बात नहीं की। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ठीक है, वो आपका मौकफ आ गया, वो तो सही है, योर पॉइंट टेकन। मैं तो उसको नहीं चैलेंज करी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप अगर कह रहे हैं कि मीडिया खबर पर कयास आराइयाँ कर रहा है, तो फिर अगर हुकूमत भी, दूसरा साइड भी, PMLN की भी अगर हम बात करें, वो भी अक्सर हमसे ये गिला करते हैं जो आपने किया है कि भाई आप लोग बात होती नहीं है, मुद्दा बना देते हैं। तो क्या हुकूमत फिर हमसे माफ़ी मांगेगी अगर ये बात इस दफ़ा हो गई? तो फिर तो मतलब नहीं, मीडिया आपसे सच्चा माफ़ी prove क्यों हो गया ना, मांगेंगे? हुकूमत। आपसे माफ़ी फिर सर क्यों फिर हमें हक मांगेंगे? देना कि हम उस पे सवाल कर सकें। आपसे माफ़ी क्यों मांगेंगे? आपकी अगर जो बात है उसको हम झुठला तो नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर बिल अभी तक टेबल नहीं हुआ, ठीक है, आप कह रहे हैं जब आए तो फिर बात करें ना आप। तो ठीक फिर है। अगर आए और हम उसमें कोई गलत बयानी करें तो फिर तो माफ़ी मांगे। आपकी क्या सराइयों पे हम मीडिया से माफ़ी मांगनी शुरू कर दें? नहीं सर, कयास आराइयों पे ना माफी मांगना शुरू कर दें। मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारा तो काम है सवाल उठाना। अगर आप हम सवाल नहीं जरूर करेंगे तो उठाएं, कल को यही लेकिन सवाल की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। बस ठीक है सर, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा होगा अगर आप लोगों की बात सच्ची साबित हो गई बात और ये बिल सच्ची और टेबल ही ना झूठी की हुआ। नहीं है, बात फैक्ट्स की है। तो व्हाट आर द फैक्ट्स? बात तो ये है। फैक्ट यही है सर, यही फैक्ट है कि ये बिल आ रहा है, टेबल हो रहा है, इशाइया इसीलिए हो रहा है। ये अंदर की जराए के मुताबिक ये बातें हैं कि इशाइया इसीलिए हो मेरे रहे हैं। नॉलेज में नहीं, मौलाना साहब को मेरे नॉलेज में नहीं, ठीक है, वो इसलिए सही कि है, मैं मैंने उस तो आपको पार्लियामेंट्री बात को पार्टी नहीं में challenge शरीक किया। नहीं हूँ। और जब तक गवर्नमेंट उसको टेबल नहीं करती, जब तक गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस नहीं करती, जब तक गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हम अलाई ज़रूर हैं, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, जब तक उनकी क़यादत मेरी क़यादत के साथ शेयर नहीं करती, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे, नैयर बुखारी साहब हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त। और नाज़रीन, आपने देखा मेरी गुफ्तगू नैयर बुखारी के साथ जिस बिल के हवाले से हो रही थी वो ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला है। हमारे इतलात के मुताबिक, मीडिया ज़राए के मुताबिक ये बिल टेबल होने वाला है। बुखारी साहब खैर बहरहाल इसकी तरदीद कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जब बिल टेबल हो जाए तो उस वक्त आप बात करें, इस पर मज़ीद क़यास आराइयाँ ना करें। तो हम भी यही हैं, पॉलिटिकल जो हमारे साथी हैं वो भी यही हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी यही हैं। नाज़रीन, और अब प्रोग्राम में जिक्र चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक्सटेंशन लेने की खबरों की वाज़ेह तरदीद का, जो उन्होंने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान की है। सहाफ़ियों ने जब चीफ जस्टिस से ये सवाल किया कि राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र अगर बढ़ा दी जाए तो फिर आप भी एक्सटेंशन लेने पर राज़ी हैं, इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लेकर आएँ। चीफ जस्टिस का कहना यह था कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, जबकि मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। और जब तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हुई तो मैंने कहा कि बाकी सबको बेशक एक्सटेंशन दे दें, मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूँगा। क्या वाकई चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का मामला डेड हो चुका है, और इस हवाले से वकला तंजीमें क्या सोच रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको चीफ जस्टिस साहब की ये वजाहत कबूल है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे? बारहा उन्होंने भी कहा, इससे पहले हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने भी ये बात की थी मीडिया पर कि वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। बाकी तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को अगर हुकूमत कानून साजी के जरिए एक्सटेंशन देती है तो दे दे, मैं कबूल नहीं करूँगा। डू यू बाय दिस? देखें, ये बड़ा वेलकम स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से। और हम बल्कि चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी मूव हो भी तो चीफ जस्टिस साहब उसका पार्ट ना बने। अपनी पुरानी जजमेंट्स और अपने पुराने इनका बड़ा तशख्खुस है। इन्होंने अपने आप की बड़ी जिद्दोजहद की है, कोशिश इन्होंने की है। ऑल्दो इनको हालात के मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी जो अब जिस तरह ये बरसरे इक़्तिदार हैं, पहले पीडीएम गवर्नमेंट में थे, अब ये हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा अलाइन्ड, इनकी जजमेंट्स इनको ज़्यादा फ़ेवर करती हैं, तो ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ द डे चाहती है कि वो चीफ जस्टिस साहब को ड्रैग करे इस किस्म की बात में। मगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होने को आती है, तो सही एक है। बहुत बड़ी पार्टी चीफ जस्टिस साहब को बायस कहती है। और चीफ जस्टिस साहब के बेशक फैसले होंगे, मगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उससे एग्रीव्ड फील करती है। ठीक है। आप अगर सिंपल केस उठा के देख लें, इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के केस उठा के देख लें, चीफ जस्टिस साहब खुद जो है वो कहते थे कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने इनके खिलाफ वो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चलवाया। जी, रेफरेंस। और उसी टाइम पर चीफ जस्टिस साहब ने प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान साहब, इनके खिलाफ दरखास्तें दी। और उस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जस्टिस गुलजार साहब की 5 मेंबर बेंच का फैसला है कि इमरान खान साहब के केसेस में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ना सुना करें तो बेहतर है। ठीक तो है। एक बड़ा मेजर इस वक्त एक बायस का एलिमेंट जो कि एलिज किया जाता है आज के चीफ जस्टिस के खिलाफ, अगर इनको इन हालात में एक्सटेंशन दी गई तो एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि एक सूबे में सबसे बड़ी पार्टी है, गवर्नमेंट है, और इसके अलावा नेशनल असेंबली में भी और एक सेनेट में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो सही है। एक इस हाईएस्ट कंसिडर करेंगे। वो इनके फैसले ऑलरेडी इस तरह के मानते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज की जा रही है, जी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल ही नहीं है उन वोटों के अलावा जो कि पीटीआई बैक्ड 41 एमएनए जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ठीक है। किया कि इनको पीटीआई का तस्वुर किया जाए, उनके वोटों के बगैर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही है, पॉसिबल लेकिन ही नहीं। खोसा साहब, चीफ जस्टिस साहब जब ये कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, बेशक हुकूमत देती है तो दे दे कानून साजी करके, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस चीज का पार्ट ना बने, तो अगर हुकूमत ने कानून साजी ही कर दी तो क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर उसका इतलाक नहीं हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन उनको नहीं मिल जाएगी? क्या वो मतलब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उस सूरत में एक्सटेंशन कबूल ना करें? गवर्नमेंट चाहती है कि वो जुडिशरी के थ्रू अपना इक्तदार जो है अगले 3 साल सिक्योर्ड रखे। जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बड़े बड़े मामलों में जुडिशरी जो है अपने जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, तो एक ऑपोजिशन पार्टी को किस तरह देगी? और अगर इस हुकूमत के साथ इनका जो ये हुकूमत चाहती है कि ये एक इंप्रेशन कायम रहे। ठीक अब है। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ
वो ये कर रहा हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को करने के लिए JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अलावा आपको वोट चाहिए सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। और वो वोट ये कहां से सोच रहे हैं पूरे करने के? ये उन 41 MNAs में से ये वोट पूरे करने का सोच रहे हैं जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। अब उनको ये ब्राइब करके कर रहे हैं, उनको ये प्रेशर करके कर रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर क्या ऐसे वोट्स जो कि एक पार्टी से वोट लेकर आए और यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट में अपनी पार्टी सही के है। खिलाफ वोट दे देते हैं, तो क्या ठीक है। उन वोटों पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जजेस को एक्सटेंशन लेनी चाहिए? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं लेनी ठीक चाहिए। है। क्योंकि ठीक आप है, लेकिन पंजाब चीफ खोसा मिनिस्टर साहब, जो इलेक्शन पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं जिनके हवाले सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर भी आया हुआ है, उसमें कहा है कि 15 दिनों के अंदर इनका नोटिफिकेशन जारी करे इलेक्शन कमीशन। वो नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुआ नहीं है, तो जी अब ये मामला फिर आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये अदालतों में जाएगा मामला। ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अगर देखें हुकूमत को इस टाइम पर क्या क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का इंसाफ जस्टिस काजी ईसा से बेहतर होगा, बराबर होगा या कम होगा, ये सवाल है। तो मेरे हिसाब में तो वो भी चीफ जस्टिस हैं, वो भी चीफ जस्टिस हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की कानून साजी ना करें जिससे अदालत के ऊपर क्वेश्चन मार्क आए। और ये तो खास तौर पर पीटीआई के चोरी शुदा वोटों से ये काम करने जा रहे हैं। ये मामले पर पहले जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी हुई है। पंजाब चीफ मिनिस्टर जब हमजा शहबाज ये इलेक्शन लड़े पंजाब चीफ मिनिस्टर का, तो उन्होंने वहां पर पीटीआई के वोट से अपनी हुकूमत, अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनवाया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल सही है। 63A पर तशरीही फैसला आया। और उसमें उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो मेंबरान जो कि अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी के हक में वोट देते हैं, वो अपनी सीट खो बैठते हैं, बल्कि उनका वोट भी काउंट नहीं होता। तो ऐसे में क्या उन 41 मेंबर्स के, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फैसला आ चुका हुआ है, क्या उनके होते हुए उनके वोट इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई जा सकती है? तो इसका जवाब हरगिज नहीं है। ये मामला कोर्ट्स में जाएगा और ये अदालत ठीक फिर है। जो है अपना तशख्खुस जो है वो इसमें उलझा बैठेगी अगर इसका फायदा उठाया गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शहबाज खोसा साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज खोसा साहब का यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौकफ ये है कि अगर हुकूमत इस किस्म की किसी भी कानून साजी में इन्वॉल्व होती है तो फिर चीफ जस्टिस को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और साथ ही में इन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है, ये इंदिया भी दिया है कि वोट पूरे करने के लिए ऐवान में 41 पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है ये कानून साजी करने के लिए। बहरहाल देखते हैं कि ये मामला किस करवट बैठता है, ये ऊंट किस कल बैठता है। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।